ओके, आज ही हमने प्रैक्टिस करनी है और एक्सपेंसिव प्रैक्टिस करनी है। 4 से 5 सवाल लीज के करने हैं। लीज ऑलमोस्ट मुक गई है, बस एक दो कॉन्सेप्ट इसके रह गए हैं। तो आज एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होनी है डिफरेंट किस्म के सवालों की। सवाल पढ़ के आपने खुद बताया करना है लेसर क्या है, लेसी क्या है, सिंपल लेसर क्या है, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर क्या है। क्लास का आगाज़ करते हैं बिस्ती करके उन बच्चों की जिन्होंने एमसीक्यू की डिस्कशन अटेंड नहीं की। भाई उस एमसीक्यू की डिस्कशन अपनी जगह थी, लेकिन डेट कंटेन्ड वेरी वेरी गुड रिवीजन। और हमने कल क्लास में ये देखा था कि एमसीक्यू नंबर 22 जब हम कर रहे थे तो वो डिस्कशन तो 1 घंटा 10 मिनट की है, लेकिन प्रोलॉन्ग इसलिए होगी कि हम इतनी स्लो चल रहे थे कि थक गए थे बच्चे बैठे बैठे भी कि यार इतना स्लो चल रहे हैं। क्योंकि IS-38 की डिस्कशन थोड़ी सी शायद हमने फास्टली की थी, इसलिए इसको ज़रा हमने काफ़ी स्लो मोड पे रखा था कि सोचने का टाइम भी दिया जा रहा था, लिखने का टाइम भी दिया जा रहा था। हमने ये सीखा था कि MCQs में ना वो एक रिक्वायरमेंट डाल रहा है जो क्लास में हमने डिस्कस नहीं की। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट डेट विल बी प्रेजेंटेड इन नॉन करंट एसेट। तो हम नेट इन्वेस्टमेंट की जगह बैलेंस शीट में क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लीज रिसीवेबल। तो ये एक अजीब सी रिक्वायरमेंट हमें एक दो सवालों में नज़र आई थी, तो ये मैंने कहा आप हजरात को भी बता दूं, क्योंकि आप हजरात कल ज़रा जल्दी सो गए थे तो आपको भूल गया था MCQ की डिस्कशन अटेंड करना। सिर्फ 16 व्यूज़ थे रात 10 बजे तक, और वो भी वो थे जिन्होंने बस व्यू करके छोड़ दिया था। तो ये 16 व्यूज़ के साथ तो काम नहीं चलेगा, कोई इसको लेके जाएं 100-200 पे। ऑनलाइन वाले तो माशाल्लाह साथ साथ सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप लोग पता नहीं अब क्या कर रहे हैं। तो अच्छा जी, लेसर के डिस्क्लोजर निकालें। छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे और इधर बड़े बड़े बच्चे, नहीं मैं बाहर ना निकल आऊँ, मुझे नज़र ना लग जाए, मैं ये मुझे ये मुझे वो, खाली सड़कें, वो गाड़ियाँ भगाते हुए लोग जा रहे थे आज। अच्छा जी, लेसर के डिस्क्लोजर, खान तो इधर भी है क्लास में। लेसर के डिस्क्लोजर पेज नंबर 57, लेसर के डिस्क्लोजर। अल्लाह आपके भाग लगाए, कुछ ऐसे अच्छे बच्चे जो कल बैठ सकते थे जोहर के बाद MCQs के लिए, वो भी नहीं बैठे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे वो जिन, अच्छा जी ठीक है। डिस्क्लोजर्स फॉर लेसर, लेसर के डिस्क्लोजर। ये सेलिंग प्रॉफिट और लॉस कौन से लेसर को आता है, हमने ब्रैकेट में पढ़ लिया है, फॉर मैन्युफैक्चरर, और क्योंकि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर को सेलिंग प्रॉफिट क्यों आता है, इसलिए उसको सेलिंग प्रॉफिट आता है कि वो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करता है ना, तो उसको सेलिंग प्रॉफिट भी आता है। तो ये किस लेसर को आता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। इंटरेस्ट इनकम आप निकालते हैं NI पे, आपको पता है मोटिवेशन शेड्यूल NI से शुरू होता है, तो इंटरेस्ट इनकम आप NI पे निकालते हैं। वेरिएबल लीज पेमेंट में मैं अक्सर कहता हूं ये आगे वाली बात काट दिया करें। वेरिएबल लीज पेमेंट क्या है, 3 दफा बात हो चुकी है, 2 दफा, आज तीसरी दफा भी कर लेते हैं। लेसर ने लेसी को कहा कि अगर मशीन ने अच्छा परफॉर्म किया तो कुछ मुझे एक्स्ट्रा पैसे बोनस के तौर पे और दे देना। ये रेंटल के अलावा होंगे, डाउन पेमेंट के अलावा होंगे, GRV के अलावा होंगे, परचेज ऑप्शन प्राइस टर्मिनेशन पेनल्टी के अलावा पैसे होंगे जो लेसी किसको दे रहा होगा, लेसर को। तो ये लेसर की इनकम हो जाएगी और लेसी का एक्सपेंस। किसी दिन ये जनरल एंट्रीज भी इसकी करेंगे। Shall provide a qualitative and quantitative explanation of changes in carrying amount of lease receivable. लीज रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट क्यों चेंज होती है, लीज रिसीवेबल की नेट इन्वेस्टमेंट लीज रिसीवेबल होता है ना। तो यार ये नहीं आप लोग लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं, जो पहली जनरल एंट्री करते हैं। तो लीज रिसीवेबल जो आप बुक करते हैं वो किससे बुक करते हैं, NI से। NI की कैरिंग अमाउंट में क्यों चेंज आती है, इंस्टॉलमेंट की वजह से चेंज आ जाती है, एक ये वजह होती है। और कोई वजह, बैड डेट भी हो सकता है। 2 के बैड डेट हमारे सिलेबस में नहीं है, बैड डेट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लेसी लेसर के पैसे लेके भाग जाए,
तो फिर रिसीवेबल उतना ही रहेगा या रिसीवेबल बैड हो जाएगा? बैड हो जाएगा। तो अगर कोई कैरिंग अमाउंट में चेंजेस आ रही हैं वो भी आपने यूजर्स को बतानी है कि इतना बैड हो गया, नोट कर लें। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब लीज रिसीवेबल, इसमें इंस्टॉलमेंट की वजह से भी चेंज आती है, जब किस्त देंगे तो वैसे पैसे कम हो जाएंगे, और बैड डेट की वजह से भी चेंज आती है। ओके नेक्स्ट, और किसी को याद हो, लेसर एक बनाते हैं मैच्योरिटी और एक बनाते हैं रिकॉन्सिलिएशन। मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज रिसीवेबल फॉर अ मिनिमम ऑफ द फर्स्ट 5 years, पहले 5 साल का अलग अलग बना दें, प्लस अ टोटल ऑफ रिमेनिंग ईयर्स। और रिकॉन्सिलिएशन, अ लेसर शेल रिकंसाइल द अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स क्या होती हैं? जीआई टू द एनआई। दरमियान में क्या आता है जीआई और एनआई के दरमियान में, किसी को याद हो? द रिकॉन्सिलिएशन शेल आइडेंटिफाई द अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। बस आगे काट दें। तो ये जी किसके डिस्क्लोजर हैं? लेसी के, लेसर के? लेसर के। अच्छा, ये तरह नजर मार लें, डिस्क्लोजर नजर आ रहे हैं? सेलिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम, वेरिएबल लीज पेमेंट्स, मैच्योरिटी एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मैंने आपसे एक दिन डिस्कस की थी लेसर के डिस्क्लोजर्स में, ऑपरेटिंग लीज में, कि आप कारोबार क्या कर रहे हैं, कौन कौन से एसेट लीज पे दे रहे हैं, और आप बैड डेट का रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं। बैड डेट का रिस्क लिख लें, कैसे मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद अ राइट। राइट आपका क्या है? लीज रिसीवेबल, क्योंकि एसेट आपने वापस लेना है या लीज रिसीवेबल लेना है? हाँ, कभी कभी एंड पे एसेट भी वापस आ जाता है, लेकिन आप उस राइट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, नॉट क्वांटिटेटिव। अच्छा, इस बुनियाद के ऊपर ये किसके डिस्क्लोजर है? लेसर के। इस बुनियाद पे एक एमसीक्यू हमारा जो है वो रह गया था, वो मेरे ख्याल से बेस्ड ऑन योर अकल आप शायद आइडेंटिफाई कर लें, उसमें आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। बेस्ड ऑन योर अकल आप आइडेंटिफाई कर लें। कौन सा वाला है ये? एमसीक्यू 11। पहले किताब ना खोलिएगा, किताब खोले बगैर देखें, हो रहा है आपसे? नहीं, अपने तक रखें ना, सबको ना बताएं। 11 12 तो कल आप आए होते तो मैंने आपको कराया होता भाईजान। 12 और 14 वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली, 12 और 14 बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ी अच्छी रिवीजन हुई थी हमारी। जी मैं बता दें भाईजान, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ लेसर। लेसर के कौन से डिस्क्लोजर हैं? सेलिंग प्रॉफिट तो लेसर ही बताता है, लेसी तो सेल करता ही नहीं, लेसी तो लीज पे लेता है। और सब लीज राइट ऑफ यूज आगे लीज पे कौन दे सकता है? लेसी। लेसर तो आगे सब लीज नहीं कर सकता, लेसर तो लीज करता है। तो ये तो लेसी का डिस्क्लोजर है, और जाके नजर भी मार सकते हैं आप लेसी के डिस्क्लोजर्स में। मैं थोड़ा सा अगर आपका टाइम जाया करूं, ये लेसर का डिस्क्लोजर है, सेलिंग प्रॉफिट। और कभी कभी एविडेंस मिलता रहे तो यकीन में पुख्तगी भी आती रहती है बबलू। अब मैं आपसे क्या क्या और बातें करूं, ज़िंदगी के अंदर पता नहीं कौन कौन से मोड आपने देखने हैं, तो इसलिए मैं मेंटली आपको सबके लिए प्रिपेयर। अच्छा जी, तो बताएं अब आप, इनकम फ्रॉम सब लीज, ये किसका डिस्क्लोजर है? लेसी का। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ, रिकॉन्सिलिएशन तो बनती किसमें है? सिर्फ लेसर में। अनडिस्काउंटेड का मतलब जीआई विद एनआई, जीआई और एनआई को रिकंसाइल करना, ये लेसर की जिम्मेदारी है। और आखिरी चीज, चार्ज शॉर्ट टर्म लीज तो होती है किसकी है? लेसी की। शॉर्ट टर्म लीज, लेसर के लिए दो लफ्ज हैं, फाइनेंस और लेसी के लिए शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू एसेट, या पुरानी वाली लीज, शुरू वाली क्लास में पढ़ी थी। तो सवालात शुरू करते हैं। दो सवाल ना और करते हैं, कल 3 किए थे हमने, किसके? डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर के। एक एमसीक्यू भी किया था डीजे वाला, 4 हो गए थे। तो अब 2 सवाल और करते हैं आज, किसके? मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के। ये जरा निकाल लें क्वेश्चन बैंक आप।
क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन 8 और 9, ताकि कल वाला तरह पक्का हो जाए सारा। अजीब सी एंट्री बता दें जो सीखी थी। हाँ, लीज रिसीवेबल डेबिट वाली। अच्छा, अब आप हजरात को समरी निकालने की जरूरत नहीं, समरी मेरी तरफ से हो जाया करेगी, यानी चटनी मेरी तरफ से हो जाया करेगी, बिरयानी आप ले आया करेंगे। तो समरी निकालने की आपको जरूरत नहीं, स्ट्रॉ मेरी तरफ से, बोतल आपकी तरफ से। तो समरी मैं निकाल देता हूं। मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर, कौन सी लीज? व्हेन आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चन इज, सवाल कहां से शुरू करना है? कॉस्ट से, फेयर वैल्यू से, जीआई और एनआई से। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम एनआई, वो आगे इक्वेशंस हैं। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की जनरल एंट्रीज कल क्या हमने पढ़ी थी? लीव रिसीवेबल किस पे बुक होगा? एनआई पे। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ सेल, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज। इन्वेंट्री किस पे? आईडीसी को मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर कहां डालता है? स्ट्रेट अवे इसमें एक्सपेंस में। हालांकि सिंपल लेसर कुछ और करता है, अभी वो मैं नहीं कर रहा डिस्कस। सिंपल लेसर फाइनेंस लीज में कुछ और करता है, लेकिन मैं भी किस लेसर की बात कर रहा हूं? कल एमसीक्यू भी किया था हमने, क्लास के अंदर किया था, वो एमसीक्यूज वाली क्लास में नहीं किया था, एमसीक्यू नंबर 18 जो किया था। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस में डालते हैं। इसके बाद तो एंट्रीज नॉर्मल तरीके से चलनी है। इसके पीएनएल में दो चीजें एक्स्ट्रा आती हैं। जो सिंपल लेसर था उसके पीएनएल में क्या आ रहा था? इंटरेस्ट इनकम। सिंपल लेसर के पीएनएल में क्या आ रहा था? इंटरेस्ट इनकम। सिंपल लेसर कौन? बैंक। बैंक के पीएनएल में, लीजिंग कंपनी के पीएनएल में क्या आएगा? सिर्फ इंटरेस्ट इनकम। अगर होंडा लीजिंग शुरू कर दे तो गाड़ी बेचने का प्रॉफिट भी सिर्फ पहले साल, और अगर कोई लॉयर अरेंज किया तो शायद होंडा का काम ही लीजिंग नहीं है, तो इसलिए लॉयर के खर्चा खुर्चा कहां डाल दो? सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डाल दो। और मशहूर जमाना चीज इंटरेस्ट इनकम। और अगर आपको याद हो, आईडीसी को अगर मैं गायब करूं तो 40 लाख की गाड़ी 45 लाख की बेच सकते हैं हम, 5 लाख ये प्रॉफिट था, लेकिन 45 लाख की बजाय 53 लाख की बेची थी, तो बाकी 8 लाख का इंटरेस्ट इनकम था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लेसर एंड मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर? उसके पीएनएल में इंटरेस्ट इनकम जाती है 4, 5, 6 साल जितनी भी लीज है। इसके पीएनएल में भी 4, 5, 6 साल इंटरेस्ट इनकम जाएगी, लेकिन इसके पहले साल पीएनएल में दो चीजें और आएंगी। पहले साल सिर्फ, ये भी पहले साल आएगा बस सेलिंग एक्सपेंस, और ये भी पहले साल आएगा सेलिंग प्रॉफिट, जिसको भी हमने डिस्क्लोजर्स में भी पढ़ा है, ये लेसर इसको डिस्क्लोज करेगा। और वर्किंग कहां से शुरू किया करेंगे? इस तरीके से शुरू किया करेंगे। सो दैट्स ऑल। मैंने कहा था आज रिवीजन ही करनी है हमने। क्वेश्चन 8 शुरू करें। मुझे जरा फॉर्मेट बनवा दें पहले। वर्किंग 1, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, और फिर 2-3 लाइनें छोड़ के एनआई। अनअर्न्ड इंटरेस्ट भी हो सकता है, इन पे हम निकाल लें। चलें जी, द सॉल्व रिवीजन। Multan Motors is a car dealer. It sells cars and offers certain model for sale by lease. ये लाइन जो है ना सवाल में बताती है सवाल किसका है। It sells car, बैंक के साथ कभी नहीं लिखा होगा it sells cars, ये बैंक नहीं होगा, ये पता नहीं बैंक ही होगी, क्या होगा। It sells, डीलर है, बना के बेच रहे या खरीद के बेच रहे? खरीद के बेच रहे। कोई नहीं, वो जिस तरह जेल रोड के ऊपर एक दुकान आपको दिखाई थी स्मार्ट कार्स के नाम से, ये उस टाइप का डीलर है। ही इज अ डीलर, ही सेल्स कार्स। जाहिर बात है, सेल्स कार का मतलब है कैश सेल पे बेचता है गाड़ियां। बैंक के साथ कभी नहीं लिखा होगा बैंक सेल्स कार्स, बैंक नहीं बेचता। ही सेल्स कार्स एंड ऑफर्स
सर्टन मॉडल्स फॉर सेल बाय, और कुछ लीज के जरिए बेचते हैं। यहां तक पता क्या चल गया? सवाल कौन से लेसर के? डीलर लेसर के। रिक्वायरमेंट हम छुपी हुई है इसलिए हम अपनी मर्जी करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। प्राइस ऑफ द कार इन कैश सेल, अगर बिलावल पैसे लेके आ जाए तो उसको हम 2000 की बेच देंगे, लेकिन बिलावल को ये नहीं बताएंगे कि हमने बनाई 1500 की है। हमने बनाई कितने की है गाड़ी? 1500 की, 15 लाख की। बेचेंगे कितने की? 20 लाख की। लेकिन किसके लिए है? जो कैश सेल वाला हो। तो बता दें कॉस्ट 1500 और फेयर वैल्यू 2000। 2000 मैं क्यों 2000, आप खुद ही दें 2000। अच्छा जी, आज देख लें कितने पैसे हैं जेब में। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई सवाल पूरी क्लास में एक मुझे याद कराना, कोई पूछूंगा। अच्छा जी, फाइनेंस ऑप्शन। फाइनेंस ऑप्शन का क्या मतलब है? पैसे दे दो या फाइनेंसिंग करवा लो? फाइनेंसिंग करवा लो। बबलू आपका दोस्त नहीं आया, मेरा दिल दुख रहा है। नहीं आया ना आपका दोस्त, और आप बैठे हुए हो मजे से। मेरे को तो बेचैनी हुई होती है मेरे दोस्त के साथ इस वक्त घर में क्या हो रही होगी। एनुअल रेंटल, क्या नाम है आपके दोस्त का? नौमान नहीं आया जी आज, अगर घर बैठ के मुझे सुन रहे हैं। और जी, जिया नहीं आया आज। और साद रजा नहीं आया। माज उमर नहीं आया। माज सरगोदा से नहीं आया। उमर कहां से नहीं आया? ननकाना से नहीं आया उमर। और अबू बकर नहीं आया। कायम नहीं आया। ओ कायम नहीं आया। और समाम नहीं आया। और अच्छा जी, बिल गेट नहीं आया। एनुअल रेंटल 764018। लीज टर्म 3 साल। इंटरेस्ट रेट, ये ना जैसे ही सवाल आया करें रेट ऊपर लिख लिया करें। हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट, क्योंकि किसका सवाल है? डीलर लेसर का है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सवाल में रेट एक ही अवेलेबल है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, जीआरवी में डालूं, यूजीआरवी में डालूं? अब ये था एक्सेलेंट एक्सेलेंट। भाई प्लीज जीआरवी नहीं, जीआरवी एग्रीमेंट में लिखी होती है, वो एस्टिमेट नहीं की जाती। जीआरवी एग्रीमेंट में लिखी जाती है, वो एस्टिमेट नहीं होती। मुझे बता ये फिगर पढ़ के कि कोई जीआरवी एग्रीमेंट में लिखी है? जीरो। अब मैंने क्या कहा था? लेसर सोचे एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है। भाई ये सारी बातें ना लिखा करें। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? कितनी है जी? 133 छोड़ें, 100 को फारक करें। इसमें से गारंटेड और अनगारंटेड 100। जीआरवी कहीं नजर आ रही है सवाल में? जीआरवी हमेशा बताएगा सवाल में कि है। और भाईजान ये एग्रीमेंट वाली है ही नहीं, ये लफ्ज तो पढ़े। आपको पता है 9 बजे और 10 बजे वाली मिसाल की थी लेसर के लिए मैंने मिसाल की थी 9 बजे और 10 बजे वाली। 9 बजे लेसी आया था, वो गारंटी देके चला गया था। लेसर ने उसके जाने के बाद सोचा था कि ये चीज कितने की बिक जाएगी बाजार में। तो बता दें गारंटी कितनी करके गया लेसी? नहीं सवाल में गिवन, कोई गारंटी नहीं की। लेसर ने क्या सोचा? कितने मिल जाएंगे? तो ये लेसी से तो नहीं मिलेंगे, सारी अनगारंटेड। ये बात नोट कर ले तसल्ली से, फिर मैं ब्रैकेट में इसके आगे लिखूंगा 11वीं। ये क्या चीज है? लेसर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द लीज, लेसर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द लीज, आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ये डाउन पेमेंट नहीं होती, इट इज अ पेमेंट टू लॉयर, इट इज अ पेमेंट टू लॉयर। और सवाल किसके आज? लेसर का, बाय लेसर। तो लेसर नहीं पे की होगी, इट इज अ पेमेंट टू लॉयर बाय लेसर लिखें। रेंटल्स एरियाज में ज्यूम करेंगे, रेंटल के आगे ना एरियर में लिख देता हूँ। भाईजान ये टीए भाई, इसको ना अगली दफ़ा ज़रा किताब में भी डलवा दें।
ये तो गलती है सवाल में, रेंटल बताए जाने चाहिए एरियर में। अच्छा जी, पहले मैं इजी मार्क्स जरा ले लूँ। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री लिख के 20,000 से, ताकि ये ज़रा पक्की भी हो जाए बात और भूले भी ना। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? 20,000 से। बाकी मैं आपको एग्जैक्ट 120 सेकंड दे रहा हूँ, जनरल एंट्री कर दें कल वाली। व्हाइट बोर्ड की तरफ रखो। मुझे कल वाला सवाल दिखाएं, ट्रैक्टर वाला जो होमवर्क में किया है, जल्दी दिखाओ। सारे छोड़ दें काम करना। ट्रैक्टर वाला सवाल दिखाएं, ट्रैक्टर वाला सवाल। हाँ, ट्रैक्टर वाला सवाल, ट्रैक्टर वाला। यार कल क्वेश्चन नंबर दिया था पास पेपर का 7, ट्रैक्टर वाला सवाल जी। क्यों जी? ट्रैक्टर वाला सवाल जी। वेल डन भाई, आप पाँव पर अपने को तो सुबह 1 बजे तो अपलोड आपने फजर में आना था। आपने लिखा नहीं था, अच्छे क्वेश्चन आपने कहा था रिवाइज होंगे और गाइडलाइंस क्लास में। सेवन होमवर्क। अब तो इधर क्यों बैठा है? दिल पे आ रहा था। ओके प्लीज़ यार, रिलीज में अपने होमवर्क अगर छोड़ेंगे ना तो मसला हो जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलें जी, एलपी प्लस रेड मार्कर। प्लस यूजीआरबी जी। डाउन पेमेंट नहीं है, रेंटल कितने हैं? 76 इंटू प्लस 133, बस ठीक है, 133 काफ़ी है, 0.1 रहने दें। ग्रैंड टोटल 2425। 764 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1। अलग से इसका बता रहे हो ना सिर्फ 1900, और इसका 133 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3, ये 3 साल बाद एक ही दफा है। 100 टोटल 2000। अच्छे भले बच्चे आज नहीं आए हुए, यानी अच्छे भले लायक बच्चे मुझे लग रहे हैं एब्सेंट है। ज्यादा लायक आए हुए हैं। सेल एंड इन्वेंट्री। Why are you taking Niche? You are remembering those who are not here. लीज रिसीवेबल एनआई पे बताएं 2000।
कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। जी कॉस्ट बताएं। 1500 माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। ना ना ये नहीं, ये पीवी ऑफ यूजीआरवी। कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ, इसके पीछे शायद थोड़ी सी लॉजिक ये बताई थी कि आप पूरी कॉस्ट को खर्चे में ना डालें, कुछ कॉस्ट आपको जब एसेट वापस आने ना 4-3 साल बाद, तो वो एसेट आपको रिकवर कुछ ना कुछ दे जाएगा पैसे। सेल, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। उंगली देखिएगा मैं कहाँ कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ। इट इज पीवी ऑफ एलपी, इट इज फेयर वैल्यू। इन दोनों में से लोअर। इन्वेंट्री क्रेडिट होगी कॉस्ट से 1500। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहाँ से शुरू करेंगे? 2000 से, और आगे उसी तरह से। क्या चीज? हाँ, अगर एंट्रीज का कहे तो फिर एक दफा तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहले साल का, हल्की फुल्का सा शेड्यूल बना लो बस, वैसे भी निकल आते हैं वैसे। शॉर्टकट्स तो सब में सारे बच्चों को बताए नहीं जा सकते, वैसे निकल आता है एनआई पे डायरेक्ट रेट करा के। बैलेंसिंग आप रिसीव ले लो। ओके इधर आ जाओ। होंडा कार्स था और एक था स्मार्ट कार्स। शायद आज की क्लास में एक वाहिद कॉन्सेप्ट हम नया फेंकने लगे हैं, ये वाला। होंडा कार्स था, स्मार्ट कार्स था, मैन्युफैक्चरर। नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, बस ऐसे थोड़ी सी एक माइंड ब्रॉड किया जा रहा है। होंडा कार्स ने गाड़ी बनाई थी 40 लाख की। होंडा कार्स ने बिलावल को कहा था अगर अभी आपके पास पैसे हैं तो 45 लाख की हम आपको बेच देते हैं, लेकिन किसी और बंदे को कहा था कि हम रेंटल ही जीआई होते हैं ना, अगर डाउन पेमेंट वगैरह भी फारग करें, रेंटल ही जीआई होते हैं। तो होंडा कार्स ने किसी बंदे को कहा था कि मुझे 53 लाख अगर तुम दे दो तो मैं तुम्हें मोबाइल इस्तेमाल ना करें तो मैं तुम्हें किस पे दे दूंगा, किस्तों पे दे दूंगा। तो ये तो सेलिंग प्रॉफिट है, हर बंदे से ही आपने कमाना है, और ये इंटरेस्ट इनकम है। लेकिन हम जिस तरह निकालते हैं उधर हम उसी तरीके से निकाल लेंगे, हम इधर से कोई फिगर्स नहीं निकाला करेंगे। अच्छा, स्मार्ट कार्स वाले, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर आप पूछे ना कि P&L में सेल कितनी जानी है तो वो 1900 जानी है। आपने कभी फेयर वैल्यू देख के ना सेल बता दीजिएगा। P&L में सेल 1900 जानी है, और P&L में मोबाइल नहीं, P&L में कॉस्ट ऑफ सेल 1500 नहीं जानी, P&L में कॉस्ट ऑफ सेल 1400 जानी है। तो अगर मैं P&L बनाऊं तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल अगर मैं अलग अलग शो ना करना चाहूं तो मेरा सेलिंग प्रॉफिट बता दें कितना है? 1900 माइनस 1400, 500। तो प्लीज बी कॉशियस नेक्स्ट टाइम, ऑलवेज यूज द फिगर्स फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज से सेल पकड़नी है और जर्नल एंट्री से ही कॉस्ट ऑफ, बिकॉज सेल इज नॉट फेयर वैल्यू, इट इज लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी। Cost of sale is not cost, it is cost minus PV of UGRV. Please, profit and loss बना लें। पिछले सवाल का जो मैं अभी करा रहा था, अच्छा जी वापस आ जाएं, उधर उधर करो जरा।
वापस आ जाए। अच्छा, ये जो स्मार्ट कार्स है ना, इसने 90 लाख की गाड़ी इंपोर्ट की, मेरे ख्याल से 70 थी शायद, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं याद। 70 लाख की गाड़ी इंपोर्ट की, 80 लाख की गाड़ी जो है वो, इसके पास ना गाड़ियां ही गाड़ियां पे चारों खड़ी होंगी। ये क्या नाम है इसका? शाहजहां नाम है। कहां पहुंचे हैं? अच्छा, 70 लाख की गाड़ी जो है वो इसने इंपोर्ट की, और ये डीलर है गाड़ियों का। आप चले जाएं, इसके पास गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी होती हैं ग्राउंड फ्लोर पे, बेसमेंट में, और पीछे फैक्ट्री नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। इसने इंपोर्ट की गाड़ी, इंपोर्ट करके अपने शोरूम पे खड़ी कर दी। ये डीलर है गाड़ियों का। अब ये 80 लाख की गाड़ी बेचते हैं उन लोगों को जो पैसे लें। अगर कोई पैसे नहीं लाता तो उसे फिर 1 करोड़ की गाड़ी बेच देता है किस्तों के ऊपर। क्लियर? अब मैं एक और आपको डीलर आज दिखाने लगा हूं। इसने तो इंपोर्ट की है ना गाड़ी, इसने क्या किया बोले? इंपोर्ट की है। चिंची के क्या स्पेलिंग है? QINQI जिनॉन किंगची शॉप इन पाकिस्तान। हमें दिखने का, मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, आपकी भी देखने वाली चीज होगी, मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। चलें दिखा देते हैं आपको भी। कोई आपने ना जरा दुकान ढूंढनी है। नहीं भाई, ये पाकिस्तान की चिंची नहीं है, प्लीज। नहीं, दुकान ढूंढनी है। दुकान वैसे एक मिल रही है, हमें लग रहा है। शोरूम लिख लें, चिंची शोरूम इन पाकिस्तान। ठीक है। स्पेशल उसका शोरूम नहीं होता, वैसे ही खड़े होते हैं सड़क पे। नहीं, ज्यादा हो गई है। चलें यार, एक ये मोटरसाइकिलों का एक शोरूम आपको नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है मोटरसाइकिलों का शोरूम। ये हम किसका शोरूम ढूंढ रहे हैं? चिंची का। जहां क्या खड़े हों, चिंची चिंची। ये कहां से आया हुआ है यार? हाथ होगी, साडा अपना मसला नहीं हल हो रहा, तू आ गया। अच्छा, तो यार ये वही वाली तस्वीर भी इधर भी है, फिर इसी पे गुजारा चला लेते हैं। वो एक बंदा इधर, हाँ 2 बंदे थे इधर, लग रहा है पीछे भी एक चिंची खड़ा हुआ है, ये भी खड़ा हुआ है ऊपर ना अपने बैक गियर के साथ, और ये छोड़े रिवर्सल मारेगा ये। अच्छा, अक्सर आपको गली मोहल्लों में किसी ने मोटरसाइकिल दुकानों के ऊपर 50-60 खड़े देखे हों, या किसी मेन रोड्स के ऊपर आप जा रहे हो 50-60 मोटरसाइकिल आपने देखे हों, या किसी और जगह पे आप जा रहे हो आपने चिंचीज 40-50 खड़े देखे हों, तो कर दें। उन दुकानों के ऊपर आप नाम पढ़िएगा, उन दुकानों के ऊपर मैन्युफैक्चरर वो दुकानें नहीं चला रहे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो मैन्युफैक्चरिंग संभाले बड़ी बात है, मैन्युफैक्चरर लेबर को संभालने बड़ी बात है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर ये करते हैं कि मैन्युफैक्चरर डीलरशिप्स देते हैं लोगों को। ये वाली डीलरशिप जो स्मार्ट कार की थी ना, ये होंडा से नहीं ली हुई थी इन्होंने। ये जो स्मार्ट कार वाली डीलरशिप थी, ये इंपोर्टेड गाड़ियां बाहर से मंगवाता था और सेल करता था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर भी लोकल हो और डीलर भी लोकल हो। आज हम ऐसे डीलर की बात करने लगे हैं जिसने किसी मैन्युफैक्चरर से रिक्शा लिया, जिसने किसी मैन्युफैक्चरर से रिक्शा लिया। ये डीलर है, ये भाई डीलर है, ठीक है। ये तो आए हुए हैं अपना गेम डालने के लिए। तो ये जो है वो भाई डीलर है। ये जो डीलर भाई हैं, अल्लाह इनका भला करे, ये जो डीलर भाई हैं, इन डीलर भाई ने काफी सारे रिक्शे जो है वो लेके रखे हुए हैं। 1 2 3 और पीछे नजर आ रहे हैं 4 5 6। तो इन्होंने काफी सारे रिक्शे लेके रखे हुए हैं। किससे? अब मैन्युफैक्चरर क्या करता होगा? मैन्युफैक्चरर कहता होगा, ऐलान करता होगा, जी मैंने रिक्शा बनाया है
1,00,000 रुपए का मैं बेचूंगा। किसी रिक्शा चिंची मैन्युफैक्चरर का नाम बता दें। यूनाइटेड। चिंची हो तो यूनाइटेड। चिंग ची, ये चीन वालों ने मुझे लग रहा है बनाया होगा पहली दफा। ची 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 लगे हुए हैं, ची उड़ गया। कौन सी ची? चिंग वाली ची। तो यूनाइटेड चिंची वालों ने अखबार में इश्तिहार दिया कि भाई ऐसा जबरदस्त चिंची रिक्शा जिसपे 8 सवारियां बैठेंगी, 6 इधर 2 ड्राइवर के साथ 8 सवारियों वाला चिंची रिक्शा। आप मुझे ये बता दें कि डीलर्स इनके पास जब जाएंगे तो डीलर्स इनको क्या कहेंगे कि हम आपको 1,00,000 रुपया देते हैं? ना 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 ना, 1,00,000 रुपए का तो मार्केट में बिकना है। ये डीलर इनके पास जाके इनसे डिस्काउंट मांगेंगे। भाईजान 1,00,000 रुपए का आपने कस्टमर को बेचने को कहा है, वो इंशाल्लाह हम आपका वादा पूरा करेंगे। जैसा आपने अखबार में इश्तिहार दिया आपका रिक्शा 1,00,000 का ही बिकेगा, हमें आप बताओ कितने छोड़ोगे पैसे। तो डीलर को ये लोग कहेंगे यार आपको 10% पैसे छोड़ देते हैं। अब डीलर को ये रिक्शा 1,00,000 का मिलेगा या 90,000 का? ये 90,000 अगर मैं डीलर के जूते पहनूं, मैन्युफैक्चरर ने लीजिंग नहीं करनी। वो कहता है यार मैं रिक्शे बना लूं, बड़ी बात है, मैंने कहा लीजिंग का काम शुरू करना है। ये डीलर ने कहा मुझे रिक्शे दो, मैं आगे लीजिंग का काम करता हूं। और कई दफा आपने सुना भी होगा रिक्शे किस्तों पे मिल रहे हैं या मोटरसाइकिल किस्तों पे मिल, तो उसने कहा मैं लीजिंग शुरू करता हूं। तो जो गली मोहल्ले में लीज की दुकानें खुली हुई हैं, रिक्शे किराए पे ले लो, फलां चीजें किराए पे ले लो, ये डीलर किससे लेके आते हैं चीजें? पाकिस्तान में ही किसी मैन्युफैक्चरर से लेके आते हैं। अब मुझे बता दें 1,00,000 रुपए अगर उस रिक्शे की रिटेल प्राइस है, कंपनी ने लॉन्च की है ये, तो कंपनी अपनी प्राइस खुद लॉन्च करती है, कंपनी डिसाइड करती है मेरी चीज की प्राइस क्या होगी, लेकिन कंपनी बेचती खुद नहीं है अक्सर कंपनीज, क्योंकि बेचना उनके लिए हैसल वाला काम होता है। तो कंपनी ने डीलर्स को डीलरशिप दे दी, और कई दफा लिखा होता है डीलर्स की दुकानों पे ऑथोराइज डीलर। ऑथोराइज डीलर का मतलब होता है ये कंपनी ने इनको इजाजत दी हुई है। अब ये डीलर इनसे क्या मांगेंगे? डिस्काउंट मांगेंगे। अब डिस्काउंट डीलर को आपने दे दिया 10%, तो डीलर का अकाउंटेंट ये सारी कैलकुलेशन कैसे करेगा? कॉस्ट क्या लेगा? 90,000। एक्सीलेंट। फेयर वैल्यू 1,00,000। लेकिन ये डीलर 1,00,000 के 10 चिंची उनको बेचेगा जो बिलावल टाइप होंगे, जो पैसे लेके आएंगे, और बाकी 2-4 चिंची ऐसे भी करेगा कि इनको किस्त पे देगा, किस्तों पे देगा, लेकिन वो 1,00,000 का नहीं देगा। वो 1,00,000, 5,000, 6,000 वो डीलर के ऊपर डिपेंड करता है कि डीलर कितने पैसे लेने पसंद करता है। डन होगी ये बात। अब आप मुझे बता दें, पेपर में एक लाइन लिखी हुआ करेगी, मिस्टर कामरान इज अ डीलर इन चिंचीज, ही रिक्वेस्टेड अ मैन्युफैक्चरर to give me a discount of 10% on retail price, and retail price is 1,00,000। बस इतनी सी बात लिख के खत्म हो जाएगी। इस 10% को आपने इंटरेस्ट रेट नहीं समझना, इसको गलती से आपने इंटरेस्ट रेट नहीं समझ लेना। डिस्काउंट आपने लगाना है। अब वो ग्रॉस अप नहीं करना, वो जो कॉस्ट से सेल निकालते तो इस तरह का चक्कर नहीं करना, डिस्काउंट लगाना है। 1,00,000 पे 10% डिस्काउंट 10,000। Now what will be the cost for dealer? 90,000। और अगर डीलर ने ज्यादा रिक्वेस्ट की और 12% डिस्काउंट ले लिया, तो डीलर को लड़ के फिर रिक्शा कितने में मिला? 88,000 में। और बेचेगा कितने का? 1,00,000 का। लेकिन 1,00,000 का किनको बेचेगा? जो कैश लेके आएंगे। तो डीलर का कॉन्सेप्ट अपनी जगह बरकरार है, लेकिन द वे सवाल के अंदर अंग्रेजी दी होगी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस सवाल में अंग्रेजी में यह लिखा होगा कि डीलर किससे मिलने गया? मैन्युफैक्चरर से, और डीलर ने मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है वो आप ऐसा करो, ये रिक्शा जो है वो थोड़े से डिस्काउंट पे दे दो। अब वो डिस्काउंट रेट वो वाला डिस्काउंट नहीं होगा जो हमने इंटरेस्ट रेट और एनआई की कैलकुलेशन में यूज करना है। वो डिस्काउंट रेट होगा कॉस्ट और फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। सो लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9। नोट करना है? कुछ नोट कर लें, नोट कर लें। कामरान इज अ डीलर। थोड़ी सी ये डीलर की
वो हो रही है रिवीजन। कामरान इज अ डीलर, ही रिक्वेस्टेड यूनाइटेड, सही रिक्वेस्ट किया ना सही बंदे को जाके, ही रिक्वेस्टेड यूनाइटेड टू गिव मी डिस्काउंट ऑफ 12%, टू गिव मी डिस्काउंट ऑफ 12%। आंसर वर्किंग वन, कॉस्ट 1 लाख इंटू 88% कर लें, कुछ बच्चों के लिए मुश्किल ना हो जाए। 1 लाख माइनस 12% ऑफ 1 लाख कितना आ गया? 88,000। 88,000 और फेयर वैल्यू 1 लाख और आगे जीआई और एनआई। Kamran is a dealer. He requested United to give me discount of 12%. यूनाइटेड कौन है? ब्रैकेट में लिख लें मैन्युफैक्चरर। तो ये जो गली में मोहल्ले में डीलर्स की दुकानें खुली हुई हैं, ये किसके पास जाते हैं? मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं। लाख माइनस 12% ऑफ 1 लाख, चलें जी। पढ़ लें सवाल। भाई एसी ना ये जरा को कर दो, ये वाला चला दो आगे। ड्राइवर की बस हो रही है, सवारियां रिलैक्स बैठी हैं। इतवार को हम रुकते होते हैं रास्ते में पेट्रोल के लिए। अच्छा जी, ऑन 1 जनवरी 2015 पढ़ लिया पूरा सवाल? अच्छा नहीं पढ़ा, ठीक है, फुल स्टॉप रह गया होगा पढ़ने वाला। बड़ा क्यों छेड़ता है तू मुझे? इसको स्विच ऑन कर दो, ये स्विच ऑफ हुआ हुआ है। ये स्विच ऑन है, चल रहा है। सर्दी कहाँ जा रहा है इसका? फूंक मारो। पुराने ज़माने में तो बादशाहों को ये सहूलतें नहीं थी। उधर को बाहर उसके बंदे होते थे, वो पंखा झल रहे होते थे, बड़ा सा पंखा कमरे में लगा होता था। कोई ओवन नहीं होता था बादशाह के घर में, कोई फ्रिज नहीं होता था। तो जन्नतों में ज़िंदगी गुजारे हैं। जो चीज़ें आपके पास हो ना, उनका शुक्र अदा किया करें। जो नहीं होती उनको देख के परेशान होते हैं, ये नहीं मिजाज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन 1 जनवरी 2015 अ मोटर डीलर एक्वायर, तसल्ली से पढ़ना है, अ मोटर डीलर एक्वायर अ व्हीकल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। डीलर किसके पास गया है? मैन्युफैक्चरर के पास। क्या लेने के लिए? फॉर 21,000। मोटर डीलर एक्वायर्स इट फॉर 21,000 एट अ 20% डिस्काउंट ऑन रिटेल प्राइस। दोनों फिगर दी थी। 20% डिस्काउंट आप लगा के जरा चेक करें। 26,250 में से माइनस करें, 20% रिटेल प्राइस पे लगाया करना है। 26,250 21,000 ही आ रहा है ना, तो 21,000 के ऊपर ये लिख लें जरा। 21,000 के ऊपर लिख लें ये कैसे निकला हुआ है। 26,250 माइनस, ये तो अल्लाह का शुक्र है सवाल आसान था, उसने 21,000 भी दे दिया, वो भी दे दिया। ये 21,000 कैसे निकला है? रिटेल प्राइस पे क्या लगा के? रिटेल प्राइसेस कौन अनाउंस करते हैं?
मैन्युफैक्चरर। आपको पता है टिश्यू के डब्बे पे रिटेल प्राइस लिखी होती है, और वो कौन लिखता है टिश्यू के डब्बे पे रिटेल प्राइस? सोच के बताएं, मैन्युफैक्चरर लिख के भेजता है, रोज पेटल वाले लिख के भेजते हैं। तो रिटेल प्राइस थी 26,250। रिटेल प्राइस पे आम लोगों को बिकना है जो पैसे लेके आएंगे, लेकिन डीलर ने तो बल्क क्वांटिटी में खरीदना है, तो डीलर को कहा जाएगा भाई आपको थोड़ा सस्ता कर देते हैं हम। इट ऑफर्स देम फॉर सेल एट रिकमेंडेड सेल प्राइस विद 0% इंटरेस्ट ओवर। ये जो लेसर इंटरेस्ट रेट यूज करे 0% है, ऐसा लेसर आपको जिंदगी में पहली दफा मिला है। इंटरेस्ट रेट 0% है, ये डिस्काउंट रेट नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट है। वो अगले से इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, वो ग्राहक को कह रहा है यार लीज पे भी ले ले तो कोई मसला नहीं, बस 26,250 मुझे दे दें। 3 साल का मतलब ही लीज है, 3 साल का मतलब ही लीज है। वादे तो अगर आपको पता नहीं चल रहा तो 3 साल का मतलब ही लीज है। इट ऑफर्स देम एट रिटेल प्राइस विद 0% इंटरेस्ट ओवर 3 years। ये कोई अजीब सी कहानी बनी है, असल में इसमें हो ये रहा है कि हम शेख रशीद को भी कह रहे हैं कि पुत्र तू बेशक हमें कितना दे जा, 45 लाख ही दे जा, किस्तें बना के दे दे, बस दे दे 45 लाख। ये ऐसा ऑफर वैसे लोग करते नहीं है, ऐसी ऑफर नए दुकानदार करते हैं कि नए दुकानदार जो है वो लोगों को जरा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं कि हम आपसे इंटरेस्ट कोई नहीं लेंगे, आप चीज़ों की किस्तें बनवा लें हमारे से और आहिस्ता आहिस्ता पैसे देते रहें। लेकिन हमने 0% रेट यूज नहीं करना डिस्काउंटिंग के लिए। द रीजन इज कि ये सवाल किसका है? अगर नॉर्मल लेसर का होता तो 0% इंटरेस्ट होता, कुछ इंटरेस्ट होना ही नहीं था पूरी डील में, और ये पता नहीं बहुत रहम दिल लेसर बनना था। असल में ये लोग ना वैसे भी तो थोड़ा सा कमा रहे हैं ना सेलिंग प्रॉफिट, इसलिए शायद ये 0% इंटरेस्ट उससे ले रहा है। बहरहाल ये उसका अपना मसला है भाई, अगर वो नहीं कमाना चाहता ना कमाए, हमारी मर्जी, अब वो हमारी बला से। तो अब आप मुझे बता दें कि मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना है। अब ये इंप्लिसिट होगा, जो लीज में छुपा हुआ है सवाल बता रहा है कि मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, इंप्लिसिट रेट कहते हैं इसे, लेसर का रेट कहते हैं। और ये कौन सा रेट है? मार्केट रेट, हायर ऑफ। इसकी लॉजिक मैंने ना किसी दिन डिस्कस करनी है कि हायर क्यों लेते हैं, हायर ऑफ इंप्लिसिट और मार्केट रेट। अच्छा, इस 20% को तो फारिग करें, इसकी बेस पे हमने क्या निकालनी थी? कॉस्ट और फेयर वैल्यू। वो अल्लाह का शुक्र है ये कॉस्ट है, ये क्या है? फेयर वैल्यू। अब बता दें 0% इंटरेस्ट लूं जो कि लेसर लेसी से मांग रहे हैं या मार्केट रेट? अगर लीज कौन सी है? मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर वाली, तो हायर लेना है। और अगर नॉर्मल लीज होती फिर मैं 0% ही लेता, लेकिन इस तरह का सवाल शायद फिर आना नहीं था, फायदा क्या ना था। चलें जी, फिगर्स नोट कर लें जल्दी से। You have 60 seconds for first journal entry. 60 seconds for first journal entry. जी, उसने मांगा 0 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा कैसे करनी है। हाथ खड़ा करनी, पहली जन एंट्री कर लिया तो वेल डन। एडवांस में, एडवांस में किसी को गुस्सा तो नहीं? पता नहीं, हूँ मेरे से हमेशा ये बात जहन से निकल जाती है, पता नहीं मुझे क्या।
जिसको चढ़ा गुस्सा हाथ खड़ा करें। चलो ठीक हो गया, गुस्सा बाहर भी निकल आया साथ ही। चलें जी, कॉस्ट कितनी है? अच्छा वैसे फेयर वैल्यू कितनी है? रिटेल प्राइस इसे लिखा हुआ है 26,250। मैं आपके समझने के लिए कर रहा हूँ। 26,250 पे कितना डिस्काउंट मांगे? 20% ऑफ 26,250। तो व्हाट इज कॉस्ट? 21,000। वैसे तो ये दी हुई थी, लेकिन मैंने समझने के लिए एक दफा दोबारा निकाल दी। डाउन पेमेंट 0, रेंटल बोलें 8750 इंटू 3 और UGRV 0। टोटल अच्छा देखें, ये कोई 0% इंटरेस्ट की कहानी आप समझ आइए। देखें इधर 0% इंटरेस्ट की कहानी समझे। 21,000 की चीज है, मैं तुमसे 26,250 की तब लूंगा जब तुम पैसे दो। लेकिन अगर तुम नहीं भी पैसे देते तो मेरी दुकान नई नई है, 3 सालों में पैसे दे दो फिर भी तुमसे 26,250 ही लूंगा। तो ये कोई उसने साइंस मारी है 0% इंटरेस्ट वाली। तो आप देख रहे हैं फेयर वैल्यू और GI बराबर आ गई है। तो ये जो उसने 0% इंटरेस्ट लिखा था, लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं है। हमने हायर ऑफ, बस हम अपने डिस्काउंटिंग नॉर्मल तरीके से करें जी। 0% और 8% में से हायर 8%। 8,750 एडवांस का रेंटल है, इसको फारग करें। बाकी 2 दफा 8,750 है। 1 माइनस 1 पॉइंट रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय, किस वजह से स्टैंडर्ड ने ऐसा कहा हुआ है, इस बात को भी छोड़ें कि हायर वाला रेट लेना है। 2434 4। सेलिंग एक्सपेंस IDC सवाल में दी हुई है, समझने के लिए मैंने 0 लिख दी। जी NI 24354। कल आपने तैयार होके आने, छुपा हुआ रेट निकालना है हमने। डेटे में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होगा, वो हमने निकालना है। फिर वो छुपे हुए रेट को जब हम निकाल लेंगे तो उसका नाम रख देंगे तू छुपा हुआ था, इम्प्लिसिट रेट। तू छुपा हुआ था, मैंने तुझे निकाल लिया, फिर भी तेरा नाम छुपा हुआ ही है। अच्छा जी, कॉस्ट माइनस PV ऑफ, कॉस्ट बोलें 21,000, कुछ ऐसे ऐसे कर दें कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV। ये वाला 0 ना, ये वाला माइनस कर दिया, कितना आ गया 21,000। फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP, फेयर वैल्यू और ये PV ऑफ LP भी यही है। असल में PV ऑफ LP PV ऑफ UGRV है और इज इक्वल टू 2 4। ये PV ऑफ LP है, ये NI है। तो व्हाट इज PV ऑफ LP, व्हाट इज फेयर वैल्यू 26,250, व्हाट इज लोअर 24,354। इन्वेंट्री किससे, कॉस्ट से। 20 एंट्री की टेंशन नहीं लेनी, टैली हो जाएगी, जमा करके देख लें। मेरा एंट्री टैली जमा भी करने की जरूरत नहीं, नजर आ रहा है सामने। तो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर के सवाल में उधर ही रखो। इंटरेस्ट रेट आपने लिया करना है एक्चुअल इंटरेस्ट रेट या इम्प्लिसिट जिसे कहते हैं, और मार्केट रेट विच एवर इज हायर, दोनों से जो हायर होगा। और इन सवालों में IDC की टेंशन नहीं है। IDC को किस में डालना है, एक्सपेंसेस के अंदर डालना है। अच्छा
अब जी हमने 2 सवाल करने हैं सिंपल एक रिवीजन के। प्रैक्टिस का क्वेश्चन 37 और 35। प्रैक्टिस के क्वेश्चन 37 निकाल लें। पहले 37 निकालें फिर 35। 80। आज होमवर्क है आपका पास पेपर का क्वेश्चन 10 लिख लें। पास पेपर का क्वेश्चन 10, ये डिस्कशन में ना कल 15-20 मिनट इसके लग जाने हैं मुझे। पास पेपर क्वेश्चन 10 37। XYZ entered into a lease agreement as lessee on the following terms। ऐसे सवाल होने चाहिए, देखते ही पता चल जाए। सवाल किसके? फेयर वैल्यू लेसी के केस में इग्नोर करनी है। लीज टर्म, रेंट 6 मंथली इन, इकोनॉमिक लाइफ इज 8 years, इंसेप्शन डेट इज ये कम जनवरी 2। अच्छा, लेसीज फाइनेंशियल ईयर एंड इज, इम्प्लिसिट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज हाफ ईयरली। तो उसने ऑलरेडी रेट को क्या दे दिया है? हाफ ईयरली। नहीं, मैं तो इसको और आधा करूंगा, मैं तो इसकी जान ले लूंगा ताकि एग्जामिनर जान ले ले। तो इसको आधे को क्या आधा करना, वो तो पहले ही आधा है। ये शेर शायर ने कहा था। तो अब आप मुझे बता दें, ये रेट ऑलरेडी क्या है? सेमी एनुअल, और रेंटल भी क्या है? तो बबलू भी सेमी एनुअल, बबली भी सेमी एनुअल, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं। एक्लेयर्स चाहिए आप ही खाते हो बबली? तो बच्चे खाते हैं, चलो आपको भी पसंद होगी। ओके, बस वही सीधी वाली डेयरी मिल्क होती है, बुलबुले बना देते हैं उसके आप। ओके, चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट क्यों? क्योंकि सवाल बेजान सा सवाल है सिर्फ। ऐसे ही मैंने कहा सेमी एनुअल एडवांस टाइप कोई सवाल ट्राई करें, सेमी एनुअल एडवांस, ताकि आपको इंटरेस्ट ना भूल गया हो 6 महीने का बुक करना है या पे करना है। पता नहीं बुक हो रहा होगा या पे हो रहा होगा। ओके, लेसी का सवाल कहाँ शुरू करने हैं? मैं आज फॉर्मेट नहीं खोल रहा, बहुत हो गई है फॉर्मेट खोल के। एलपी पीवी ऑफ एलपी इससे पहले क्लास में किया था। चलें जी, बड़े शौक से करना है ये सवाल, क्योंकि अगले सवाल में ना मैंने 2 रेंटल मिसिंग कराने हैं, आपको मिस कराने हैं 2 रेंटल, तो इसलिए अभी बड़े शौक से करना है सवाल। वर्किंग वन, एलपीजी। एलपीजी तो गैस होती है। एलपीजी बताएं। 12,000 5 साल तक देना है। 12,000 कितने साल तक? अगर 12,000 5 साल तक देना है तो 12,000 5 साल में 10 दफा देना पड़ेगा। बस इस तरह की थोड़ी मैं चाह रहा था रिवीजन हो जाए। तो 6 महीने 1 साल में 2 दफा आएंगे, तो 5 साल में 10 दफा। 12,000 को बुलाया जाए ज़रब 10, 1,20,000। चलें जी आगे, टीवी निकाल लें जी। करें करें जल्दी, पीवी निकालें, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं। बस अब समझ लें, वो जो घर में कोई काम करना था इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं। कितनी बड़ी सादत की बात है कि आप सामने तशरीफ लाएं और मैं सवाल करा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है कि आप लोग तशरीफ लाए हैं। यह कम जनवरी 2004। जी 10 दफा लिखवा दें मुझे 12,000 खुला खुला करके।
भाई ये मुझे लग रहा है कि 4 के कैलेंडर की किस्तें मैंने दे दी हैं। नहीं, सवाल की तरफ क्यों देख रहे हो आप? इधर देखो, मेरी तरफ देखो भाई, सवाल की तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो। 2004 के कैलेंडर की किस्तें आपने दे दी हैं। 4 के कैलेंडर में जनवरी से जून वाली किस्त जनवरी को दे दी एडवांस में, और जुलाई से दिसंबर वाली किस्त जुलाई को दे दी है। तो आज जरा रिवीजन करते रहे चीज़ों की। ये 4 के कैलेंडर की किस्तें होगी, और 4 का कैलेंडर ही हमारा ईयर एंड भी है। अच्छा, अब 5 के कैलेंडर की किस्तें, जनवरी से जून आप एसेट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किराया एडवांस में देंगे। तो यकम जनवरी 5 और यकम जुलाई 5, इसको एक किस्त पे होगी 12,000 की और 12,000 की। अच्छा जी, इसके बाद 6 के कैलेंडर में किस्त पे होगी यकम जनवरी 6, 12,000। ये वाली आवाज़ एक भाई कह रहे थे आती है। भाई आप लोग चीज़ें मसले बताएंगे तो पता चलेंगे। आप लोगों से भी कह रहा हूँ, मैंने ज़रा चक्कर लगाया था दोनों टेस्ट रूम्स का, तो उसके ऊपर डिस्कशन आपसे करनी है। टेस्ट रूम में जो आप लोगों ने मसले हाईलाइट, 12,000। टेस्ट रूम की जो बाहर से आवाज़ें आती हैं, पहला तो इशू है उसको कंट्रोल करना, लेकिन उसमें अभी तक जो हमारी क्लास में इधर उधर होते हैं वो नहीं चुप हो रहे होते। तो टेस्ट रूम के भाई टीचर भी नहीं है, तो लेकिन कुछ करना पड़ेगा। फिर आगे चलें जी। 2007 का कैलेंडर। अच्छा, वैसे बताना पड़ता है कि कहाँ कहाँ बोलने, कहाँ कहाँ चुप करने, या आप समझदार हैं? समझ क्यों बताना पड़ता है? यानी किसी क्लास के बाहर आप खड़े हैं, अंदर क्लास हो रही है, चुप हो जाए। अम्मी अबू का कमरा है, बाहर आप खड़े हैं, तो नॉक करके आपने, तो आप चुप करके खड़े हो जाए बाहर, ठीक है। किचन में आप हैं, बातें कर लें वहाँ जाके, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर है, आपने चुप करना है। टेस्ट रूम में आपने चुप करना है। टेस्ट रूम के बाहर खड़े हैं तो बोलना ही नहीं है आपने, ठीक है। मोटरसाइकिलों के पास खड़े हैं, बोलना है। लेकिन ये बातें पता नहीं क्यों बतानी पड़ती हैं। अगर आपके ये हालात हैं तो आने वाली वो बहुत टफ टाइम देंगी आपको, मैं बता रहा हूँ। ये आप जितना दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा टफ टाइम देंगी आपको वो। कौन? नस्लें नाक में दम कर देंगी। ओके, 2 2 2 2 कितनी होगी? ओ तेरी खैर, लगे रहो। चलो गुड हो गया, ये तो जबरदस्त हो गया ना। ये तो जैसे ही भाई को नीचा ही सारे अटेंटिव हो गए हैं। इस तरह की नीचे लेते रहा करें। दिस टाइप ऑफ स्नीजिंग इज गुड फॉर हेल्थ एंड फॉर क्लास। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें किसको पीछे नहीं बुलाना? 12,000 को नहीं बुलाना, क्योंकि एक दिन वाली फिगर को पीछे बुलाने की क्या जरूरत है? 12,000 को आपने पीछे नहीं बुलाना। पीछे रह गए कितनी दफा? नहीं, अब आप लोगों ने वो दर्जी वाला काम नहीं करना। अब आपका एक लेवल है, अब आपने दर्जी वाला काम नहीं करना। दर्जी वाला काम तब करना होता है जब सिंगल फिगर को पीछे बुलाना होता है। अब आपने किस फिगर को पीछे बुलाना है? सेम फिगर्स को पीछे बुलाना है। अब यू आर सपोज टू काउंट द फिगर्स, बट यहां से गिनने की जरूरत नहीं है। 5 साल में 10 किस्तें, एक किस्त को डिस्काउंट नहीं करना, तो कितनों को करना है? 9 को डिस्काउंट करना है। 12,000 इंटू 1 माइनस 1.35, अजीब सा रेट है, रेज टू पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 0.3535 इज इक्वल टू 99,804। अब क्योंकि हमने सारा लेसर पढ़ लिया हुआ है ना, तो लेसी ये नहीं देखता कि 99,804 1 लाख के बराबर आ रहा है या नहीं। लेसी बस ये देखता है ये मेरा राइट ऑफ यूज है, एसेट तो है ही नहीं इसका, तो राइट ऑफ यूज है, इसलिए लेसी फेयर वैल्यू को लिफ्ट नहीं कराता। लेसी पीवी ऑफ एलपी से सवाल शुरू करता है जी। 99,804। चलिए जी आगे पूरा कर लें, 1 साल कर लें बस पूरा, बल्कि 2 साल कर लें ताकि बैलेंस शीट भी बना लें पहले साल की। आसान सा सवाल हमने रखा है आज ताकि ज़रा रिवीजन हो जाए पिछले की। ये आप रिजल्ट सुना है, फिर IAS 21 शुरू करते हैं इंशाल्लाह। खुशखबरी सुना है, फिर आगे चलते हैं।
अच्छा जी, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, वो बंदा हाईलाइट कर दें जिसने इधर इंटरेस्ट निकाला है। प्लीज आई हेयर बाय रिक्वेस्ट यू, प्लीज। किसने? एक और दो तीन चार, आप सारे हजरात जो है ना जनरेटर के पास तशरीफ ले जाएं टिल फर्दर ऑर्डर्स। इसे पंजाबी वालों ने कहा था हद नहीं होती वद हो गई है जी। कितना? मेरा ख्याल था पूरी क्लास में कोई एक होगा तो शर्मिंदा करने के लिए क्लियर, लेकिन 3-4 थे। अच्छा जी जी, 8-7। अच्छा, अब ना आपको कुछ 6/12 कहीं नहीं करना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 6 मंथली है, तो बस आप रेट लगाते रहें। 2 8-1-7-7 3-4 8-5-7-1-4 62189। नहीं, ये मोटिवेशन शेड्यूल तो मुझे 2x पे बना लेने दिया करो। मोटिवेशन शेड्यूल में क्या मसला, नोट करने का टाइम दे दिया आपको। जी मेरा ईयर एंड क्या है? तो अल्लाह को ही पता है हमारा ईयर कब एंड होना है। ईयर एंड क्या है? 31/12/4 अकाउंट ईयर एंड, और 31/12/5 2 साल की जनरल एंट्रीज करनी है। अच्छा, वैसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कितना है? पहले 6 महीने का इंटरेस्ट, मैं ये नहीं पूछ रहा पे कब हुआ। 3823। कितने लोगों ने 3823 को 3823 समझ के देखा, और कितने लोगों ने जनवरी से जून समझ के देखा? जनवरी से जून। ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? जनवरी से जून 2004 का, ये चला जाएगा पी एंड एल में। और उसके बाद ये जो है 3467, ये कब का इंटरेस्ट है? जुलाई से दिसंबर का, 2004 का ही है, वो पे एक दिन बाद हो रहा है, 2004 का ही है। तो ये 2 इंटरेस्ट जाएंगे हमारे पी एंड एल में 6-6 महीने के, क्योंकि हमारा पूरा साल लीज चली है। तो ये 2 इंटरेस्ट किस साल में जाएंगे? 2004 में, जब मैं उसका क्या बनाऊंगा? पी एंड एल। लेकिन अब इसकी एंट्रीज करते हुए भी मैंने खर्चा इतना ही बुक करना है, एंट्रीज करते हुए भी खर्चा मैंने इतना ही बुक करना है। चलें जी, ईयर एंड बोलें। 31/12/4, यकम जनवरी 4, ROU डेबिट, बड़े हो गए, लीज लाइबिलिटी लिख दूं, LL लीज लाइबिलिटी। अच्छा जी, 99,804 99,804। अच्छा जी, यकम जनवरी 04, लीज लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। मोहतरम मुतवज्जे, कीप वॉचिंग, ऐसा ना हो लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। डन जी। अब ना ईयर एंड का वेट ना करें,
6 महीने का ना इंटरेस्ट बुक कर लें 30 जून को जरा अटेंटिव रहिएगा। 6 महीने का ना इंटरेस्ट बुक कर लें 30 जून को। मैंने माना मेरा ईयर एंड नहीं हुआ अभी, 30 जून 2004। क्या जनवरी से जून का इंटरेस्ट आप मुझे ढूंढ के दे सकते हैं कहीं से? जनवरी से जून का इंटरेस्ट 3823। ये 30 जून को पे नहीं हुआ, प्लीज, मुझे पता है, आपको भी पता है 30 जून को पे नहीं हुआ, तो इसको किस में डाल दें? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। जी कितना? 3823। अच्छा, एक और वर्जन भी है एंट्रीज का, वो मैं एक दफ़ा करा दूं आपको, फिर आपको मैं बताऊंगा। कुछ लोगों के जहन में एक और एंट्री आएगी, लेकिन मैं ना बात को कंसिस्टेंसी के लिए पुराने पैटर्न पर रख रहा हूं। यकम जुलाई 4 को जी अगली किस्त आ गई। पहली किस्त यकम जनवरी को पे होनी थी, दूसरी दफ़ा रोकड़ा जेब से कब जाने? यकम जुलाई को। यकम जुलाई को कैश जेब से जाने तो यकम जुलाई को ही कैश क्रेडिट होगा। करवाएं जी, कैश क्रेडिट 12,000, लीज लाइबिलिटी डेबिट 8177। नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं, खर्चा डबल बुक हो जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल कितना? 8177। जितनी मर्जी किस्म की लीज हो, ईयर एंड पे इंटरेस्ट की एंट्री दोबारा होती है। अब अगर एक आपने कर भी लिया ना, तो ईयर एंड पे इंटरेस्ट और डिविडेंड की एंट्री नहीं भूलनी। अभी इंटरेस्ट सिर्फ कितने महीने का खर्चे में गया, लेकिन लीज तो पूरा साल चली है, यकम जनवरी से शुरू हुई भी है। तो अब मुझे बता दें कि मैं इस बेस पे वापडा वाले अगर 6 महीने का बिल, 1 मिनट, वापडा वाले 6 महीने का बिल 7वें महीने के पहले दिन भेजे और अगले 6 महीने का बिल 13वें महीने के पहले दिन भेजे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने 12 महीने बिजली इस्तेमाल नहीं की। तो मैंने बिजली तो 12 महीने इस्तेमाल किया ना, तो अब मैंने उधार तो पूरा साल इस्तेमाल किया। अब मुझे बता दें 31/12 4 ज्यादा जाम नहीं मारनी, 31/12/4 को खड़े होकर क्या मैं इंटरेस्ट पे कर दूं या ये भी पेएबल में डाल दूं? अब मुझे बता दें कब तक का खर्चा बुक हो चुका है? जून तक का। अब मैंने कौन सा खर्चा बुक करना है? जुलाई से दिसंबर। जुलाई से दिसंबर वाला मुझे यहां मिलेगा, ये वाला 3467। इसकी एंट्री जी बोलें। 3467। डेप्रिसिएशन की एंट्री एक ही दफा किया करें जी। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5 साल। 5 क्यों? 5 और 8 में से शॉर्टर क्यों? एक्सेलेंट, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ 5वें साल के एंड पे मुफ्त में ट्रांसफर हो रहा है या बाजार से कम पैसे देके कोई ट्रांसफर हो रहा है, ये ऐसी बात नहीं लिखी हुई। कुछ परचेज ऑप्शन प्राइस टाइप कोई चीज नहीं है, इनटू कुछ भी नहीं, पूरा साल 19961 19961। दो एंट्रीज इकट्ठी कुछ बच्चे कर देते हैं, आई कैप नंबर नहीं काटता। वो बता दें कौन सी दो एंट्रीज हैं? ये जो यकम जुलाई वाली है ना, इसी को खर्चा बुक कर देते हैं, फिर वो लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन उस तरह ना रिदम नहीं बनता चीजों का, जनरल एंट्रीज में एरर का चांस बढ़ जाता है। और एक मजे की बात आपको बताऊं, ये ज्यादा अच्छा रिदम है, आप फील करेंगे ये ज्यादा अच्छा रिदम है। ये देखें, ये 2004 है ना, ये कम जनवरी को किराया पे होना है, 30 जून को इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लें, यकम जुलाई को किराया पे होना है, 31 दिसंबर को
इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लें, यानी हर 6-6 महीने बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री ना भूलें। और एक मजे की बात उससे भी अगली, गया खर्च हुआ। हालांकि ये मैं ऑपरेटिंग लीज में आपको ऐसे कहता था और शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू एसेट में, लेकिन ये भी तो रिदम बन रहा है, बिल्कुल उसी तरह रिदम बन रहा है। गया खर्च का मतलब एक्सपेंस बुक करें, खर्च का मतलब है गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। रिदम देखें यहां से, गया खर्च हुआ तो 30 जून को इंटरेस्ट बुक कर लें। गया खर्च हुआ तो ये जरा ज्यादा अच्छा रिदम है। इसी रिदम में 2005 की एंट्रीज कर दे, लेकिन वो एक लाइन और डालनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। इसी रिदम में 2005 की एंट्रीज कर दे। कैमरा ना यहां से जरा यहां तक रखें। वैसे कितने लोग कह रहे हैं इस ऐसे सवाल की जरूरत थी ना? ये 6 मंथली का एडवांस का सवाल पहली दफा कराया है, हालांकि कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। अब चैलेंज ये है कि अगले साल की एंट्रीज आप कर लें। अच्छा ये मुझे करवा दें। नाइन क्या अगले साल 1 जनवरी 5 को हम एसेट दोबारा लीज पे ले रहे हैं? इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूं कि 31/12/5 को कोई जनरल एंट्री नहीं होनी। 31/12/5 के साल में पहले दिन कोई जनरल एंट्री नहीं। किराया एडवांस में पे हो रहा है, 6-6 महीने का एडवांस में पे हो रहा है या साल का एक ही दफा पे हो रहा है? तो फिर पहला 1 जनवरी 5 को किराया पे होगा। जहन में रखें ना डेट्स, 1 जनवरी 5 को पहली पेमेंट होनी है और दूसरी पेमेंट होनी है 1 जुलाई 5 को। लेकिन 30 जून को हम एक और एंट्री करेंगे खर्चा बुक करने की। जी 1 जनवरी 5 को जो पेमेंट है, ये आसान है सब कुछ। कैश 12,000, लीज लाइबिलिटी 8533। नहीं एक्सपेंस बुक करने की जरूरत नहीं है भाई। साल के पहले दिन कौन सा एक्सपेंस, अभी लोन इस्तेमाल ही नहीं किया, वो तो पिछला पेएबल पे हो रहा है। 3467। चलें आज एक और तारीखी जुमला। ईयर एंड के सवालों में 31 दिसंबर को इंटरेस्ट बुक करते थे। 6 मंथ एंड के सवालों में 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट बुक किया करेंगे, पे हो ना हो हमारी किस्मत। क्वार्टरली के सवालों में
31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, 4 एंट्रीज इंटरेस्ट के बुक करने की किया करेंगे। चलें, 6 महीने के एंड पे क्यों खर्चा बुक करने गया, यहां से मैच करे गया, बड़ा सोच के मैंने लिखा गया। अब क्या टाइम आ गया, 6 महीने एंड हो गए तो खर्चा बुक कर लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एक मिनट इस डेट को देखें, जनवरी से जून का इंटरेस्ट ढूंढना है 5 का, 2005 का जनवरी से जून का इंटरेस्ट, ये जनवरी से जून का इंटरेस्ट, ये वाला नजर आ रहा है 3095। चलें जी, ये कम जुलाई 5 को पेमेंट करें। कैश क्रेडिट 12,000, लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल 30। जब भी 6 महीने पूरे हो रहे हो ना तो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं भूलनी, और एक और पुरानी बात भी की हुई है, ईयर एंड पे इंटरेस्ट की एंट्री जरूर करनी है। तो 6 महीने का तो बुक हो गया, अगर तो 31/12/5 का इंटरेस्ट 31/12/5 को नजर आ गया, वेल डन, वरना ये कम जनवरी 6 को, ये 2707 कर सा देख लें, जुलाई से दिसंबर 5 है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल 2707, 19961। डिप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, ये जरूर लिख लीजिएगा, तस्वीर खींच लें आप, गया खर्च हुआ की सारी। 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करना नहीं भूलनी। इन दोनों एंट्रीज को आप इकट्ठा कर सकते हो, सिर्फ इन दोनों एंट्रीज को। अच्छा, अच्छा, आई कैप का मैसेज आ गया, संडे को रिजल्ट आ रहा है, मंडे को आ रहा है, तो फिर ट्यूसडे को ऑफ तो नहीं बनता फिर, तो मैसेज तो रिवर्सल का भी आ सकता है। अच्छा चलें, अब आप तसल्ली से 3 मिनट लें और बोलें P&L में इन संडे मंडे ट्यूसडे, अगले वाले की भी फिक्र कर लूँ मैं जो 6 महीने बाद आने। P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस और बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल सारे कैलकुलेट कर लें, फिर लीज लाइबिलिटी की तरफ मैं बाद में जाता हूं क्योंकि उसके लिए लाइनें लगानी पड़ती हैं। तसल्ली से 2 सालों का P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस 2 सालों का, और बैलेंस शीट में 2 साल बनाएं, 31, 12, 4 और 5, और उनका इंटरेस्ट पेएबल। ये भाईजान ने तस्वीर साथ खोल के रखी हुई है मोटिवेशन के लिए। कौन है? खान बोला ना पूरा, लियाकत अली।
हाँ, आपके इलाके के थे? आपके इलाके के थे? कौन से इलाके के थे? जी, प्रॉफिट एंड लॉस 31/12 नहीं 5 और 31/12 4। डेप्रिसिएशन बता दें क्या थी? 6,199 और इसके साथ ही आपने बैलेंस शीट में अगर बीवी कैलकुलेट करनी है तो वो भी आप लगे हाथों साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब ना उधर टेबल की तरफ नहीं जाना। लीज शुरू कब हुई है कहीं नहीं देखना, सवाल की तरफ देख सकते हैं, बस इसकी इजाजत है। लीज शुरू कब हुई है? 1 जनवरी 4 को। मेरा ईयर एंड कौन सा है? 31/12/4। 12 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए क्योंकि उधार 12 महीने इस्तेमाल हुआ है। अब मैं जाके देखता हूं साल का इंटरेस्ट इकट्ठा दिया हुआ है, 6 महीने का 6 करके दिया हुआ है, या 3 महीने का करके दिया हुआ है। अब मैं जाके देख लेता हूं मुझे कब से कब तक का इंटरेस्ट चाहिए। भाई मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो जरा, शायद बात आपको क्लियर हो। मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि लीज कब शुरू हुई है? 1 जनवरी को। अब मैं देख लेता हूं मुझे साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है या 6 महीने का या 3 महीने का। मुझे चाहिए जनवरी से दिसंबर तक का। जनवरी से जून तक का खर्चा इसमें मिल जाएगा। मेरी बला से के पे हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये डायग्राम ये कि जनवरी से जून है। जनवरी से जून का खर्चा ये है 2004 का, और जुलाई से दिसंबर तक का ये है, और मुझे चाहिए भी दिसंबर तक का, उससे आगे का नहीं चाहिए। तो आप जरा तशरीफ लाएं। 3823 3823 प्लस, अच्छा शुक्रिया, 3467 737290। अब वो जो बोंगियां शुरू की है ना आपने, ये दो इधर चले गए तो थल्ले वाले दो होते, तो प्लीज प्लीज अब पूरे 2005 का इंटरेस्ट चाहिए। अब तसल्ली से जनवरी से जून 5 का ढूंढें, जनवरी से जून 5 का, ये जनवरी से जून 5 के, और ये जुलाई से दिसंबर 2005 के। पेमेंट को ना देखें, पेमेंट हुई नहीं हो, मैं कोई खर्चा बुक हो रहा है अभी सिर्फ जी टोटल 5802। लेकिन पेबल में 12 महीने का नहीं जाएगा, पेबल में पेबल जाएगा। बड़ी बात बताई, पेबल में खर्चा नहीं जाता, पेबल में पेबल जाता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं इसका, कॉलेज वाले पे करते हैं शायद 11 महीने का बिल, अगर पहला साल है कॉलेज का, है भी शायद पहला, अगर पहला साल है कॉलेज का, तो कॉलेज वाले 11 महीने का बिल पे करेंगे, खर्चे में जाएगा 12 महीने का, पेबल में जाएगा 1 महीने का। इधर आ जाए आप, 31/12 मेरे ख्याल से क्लोज कर देते हैं क्योंकि P&L तो बन गया यहां पे। आप क्या बनानी है बैलेंस शीट? 31/12/5 और 31/12/4। ROU की बीवी शीवी आप निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट लायबिलिटीज
और करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में सिर्फ इंटरेस्ट पेएबल, लाइन लगाए बगैर, इसको बस देखते रहने। आप उधर देख रहे होते हैं, मैं इधर देख रहा होता हूं, यहीं से मसला शुरू हो जाता है। 31/12/4, जनवरी से जून वाला यकम जुलाई को पे हो जाएगा, जुलाई से दिसंबर वाला अगले साल पे होगा, जुलाई से दिसंबर वाला। ये बबलू कहेगा बड़े एग्जैक्ट पहुंचे तुम मेरे तक। 3-4 इट इज पेएबल, इट इज पेएबल। 3-4-6 यहां नजर रखा करें, वहां अभी ना लेके जाएं। जनवरी से जून वाला यकम जुलाई 5 को पे हो जाएगा, 6 महीने का 7वें के पहले दिन पे हो जाएगा, और जुलाई 6 महीने का जनवरी से जून का 7वें महीने के पहले दिन पे हो जाएगा। इस पे शक्ल नहीं बननी चाहिए थी आपको। और जुलाई से दिसंबर वाला दिसंबर को पे नहीं होगा, हमारे साल के बाद पे होगा। तो जुलाई से दिसंबर वाला ये पे हो रहा है 2006 में, इसलिए हमारे साल पेएबल होगा। कितना? 2707। सच्ची सच्ची बताऊं, इस सवाल को एक जफ्फी बनती है, इसको गले लगाएं, फिर आगे मैं चलता हूं। लगाओ अकरम, तो सॉल्यूशन को लगा रहे गले, सवाल को। अच्छा जी, ROU की बीवी शीवी आप खुद ही निकाल लीजिएगा। लीज लाइबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी, ये कर दें हम खुद ही। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं पहले, फिर अगले साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। इसमें ना आपने कोई ये नहीं देखना कि इसमें बस आप अपना ईयर एंड देखें और लाइन लगा दें। अच्छा, सामने एक बंदा बैठा हुआ है, ये उसकी गर्दन है, और ये पीछे से समीउल्लाह ना उसकी गर्दन को ऐसे ऐसे करके ना बुला रहा है। कुछ शर्म होती है। छुट्टी नहीं हुई। 31/12/2004, तरा थोड़ा सा निकला है। 31/12/4 हमारे साल की पेमेंट के नीचे 31/12/4 में कोई पेमेंट हुई है, यही बस एक हुई है 31/12/4। इसमें बस डेट ढूंढनी होती है। 31/12/4 की पेमेंट के नीचे 31/12/5 की सारी पेमेंट्स करंट, 31/12/5 की सारी पेमेंट्स, उसके बाद वाली आगे हमारी बला से पूरा टेबल जमा कर दीजिए। 31/12/5 तक वाली करंट, और 31/12/5 के बाद वाली। 31/12/5 में कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? 2। एक साल के अंदर अंदर वाली करंट और एक साल के बाद वाली नॉन करंट। ओके, बोलें जी। 85 + 8 9 17438। अगला खुद ही कर लो। 1743। अगला वैसे औखा हो जाएगा मेरे ख्याल से, आगे भी मोटिवेशन शेड्यूल लेके जाना पड़ेगा। ऐसा ही है, थोड़ा सा टफ टाइम देगा मोटिवेशन। बता दें 9 1 डबल।
तो एक चीज़ हमें ये भी पता चली यार कि अगर कभी P&L बैलेंस शीट बनाते हुए हमें आगे की ज़रूरत पड़ती रहे तो ज़रूरत पड़ने पे हम आगे फिर खोलते रहें, शुरू में कम से कम ही बनाएं, एंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जी मोहतरम। जी मोहतरम, 31/12/5 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं या लगाऊं? लगाएं, यानी वो ये भी मुझे ही कह रहे हैं आप लगाएं। 31/12/5 की पेमेंट के नीचे लाइन छू मंतर करके लग जाएगी, लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। 31/12/6 वाली सारी करंट, तो मजा आ रहा। 31/12/6 वाली सारी करंट, बाकी सारी नॉन करंट। वन एट, वो बंदा जरा ढूंढ के दे जिसने ऐसे फिगरें घुसाई हुई हैं, पता नहीं चल रहा। हम थोड़ा जबरदस्त करें, एग्जामिनर अगर ऐसे लाइन लगाए स्केल पकड़ के, एग्जामिनर छोटे बेटे का स्केल पकड़े और लाइन लगाइए तो ये तो बड़ा इजीली उसको सारी चीजें अलग अलग हमारी नजर आ रही हैं। लेकिन साथ वाले ने कहा ये वाली फिगरें इस साल में घुसाई हुई हैं, ये वाली फिगरें इस साल में घुसाई हुई हैं। ये हमने रिदम रखा है, रिदम ही क्या जो रखा ना जाए। अब आप मुझे दिखाएं साथ वाले का रजिस्टर जिसने ये बोंगियां मारी हुई हैं। इधर वाली चीजें इधर घुसाई हुई हैं, इधर वाली चीजें इधर घुसाई हुई हैं। ठीक है, गुड, वेल डन, एक्सेप्टेबल, 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 बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी इधर कौन करे, इधर कौन करे, ये एक भाई का सफा है, यहाँ उन्होंने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया हुआ है, यहाँ जर्नल एंट्रीज की हुई है, यहाँ P&L, तो यहाँ बैलेंस शीट। कितने खुश हैं आप, खुशी की खबर आ रही है इंशाल्लाह, खुश हैं आप। चलें, अब एक आपको मैं टेस्ट दे रहा हूँ, उसमें ये है कि ये वाले दो रेंटल जो हैं, ये वाले दो रेंटल क्या होंगे? मिसिंग होंगे। बाकी सारा सवाल उसी पैटर्न के ऊपर है, तो डिस्काउंटिंग आप कर दें। क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नहीं अभी करें, मेरे पास बैठ के करें, मैं अभी देखता जा रहा हूँ। क्वेश्चन 35, क्वेश्चन 35 प्लीज पीवी सही निकालनी है। क्वेश्चन 35, तसल्ली से डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाएं, तसल्ली से बनाएं, कोई जल्दी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन वालों क्या हाल है? खैरियत से बैठे हैं तो ज़रा खड़े हो जाएं, फ्रेश हो जाएंगे। नज़र आ रहा हूँ? नहीं नज़र आ रहा? ठीक, खैरियत से है माशाल्लाह सब। तुसी भी कर लो कुछ, तुसी तो इतने बैठे हो। सही बात है ना, बोला तो जवान है तो अभी जवानी में बंदा 20-20 घंटे जो है वो सवाल करते सकता नहीं है। जवान बंदे यार तुम। अच्छा, इससे मैं बात नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ। खाया थोड़ा कम करें, इतना भी कम नहीं कि वो ना हो। सुबह ज़रा नाश्ता तगड़ा कर लिया करें, लेकिन जब दोपहर और रात को जब आप खा लेते हैं ना माशाल्लाह सराटे, तो इसलिए दोपहर और रात की ज़रा खुराक हल्की रखें। दोपहर की सुबह से हल्की, यानी सुबह अगर एक ब्रेड खाते हैं तो दोपहर को आधी खा लें और रात को खाएं ना। सुबह का नाश्ता ज़रा स्ट्रॉन्ग कर लें, बाकी चीज़ें थोड़ी वो कर लें। लस्सी थोड़े दिन ख़त्म कर दें सुबह के नाश्ते में से, बाकी स्ट्रॉन्ग कर लें।
बाकी और टिप्स के लिए क्लास के बाद इंशाल्लाह। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये ज़्यादा खाने से ज़्यादा नींद आती है, थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करें। इधर उधर करने की इजाज़त है, अजीब सी बात है। एक पठान लड़का था एक दफ़ा, चलिए छोड़े, हाँ नहीं रोक ही इधर आते हैं। वो आके कॉलेज में किसी को कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूँ। कहा अभी तुम सीए इंटर कर लो या वो कर लो। कहते नहीं मेरे घर में, अब हर एक की सोच होती है ना, मैं घर में दुराना देखता हूँ हर टाइम एक दो रोटी बच जाती है, तो इसलिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बस वो काम भी पूरा हो जाया करेगा। सोच है ना, सोच है। चलें क्वेश्चन नंबर 35। हाँ वो कह रहे हैं मेरे घर में भी तो इसी तरह होता है, ये तो ये बात तो सही है। घर लंबी लंबी ज़्यादा ना किया करें, फिर घर में दिल लगता है आपका। किया करें, ज़रूर किया करें, वालिदैन से बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबी लंबी कॉल्स, और क्या पकाया आज, और क्या, अब इस तरह की जब बातें शुरू हो जाती है ना तो फिर ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35, कमज़ोर दिल के लोग हैं ना, फिर दिल चाहता है। ई कंपनी एक्वायर्ड, आपको 34 तक हो गया मैं ये सवाल, 34 तक हो गए मैं ये सवाल, 34 तक हो गए मैं ना, ये 33 तक हो गए मैं, 34 तक हो गए मैं। E company acquired a plant on lease on January 15. Following details are relating to this lease. Lease term is 4 years. Discount rate is per annum. इसको per annum को करें 7%, फिर पर 6 months 7% है. Under the agreement 6 semi-annual installments. एक मिनट पेपर में ना यहाँ रुक के, ओ भाई मेरे भाई माय डियर, पेपर में ना यहाँ रुक के थोड़ा सा थमना है, और इधर पढ़ना है आपने 4 साल, और इधर पढ़ना है आपने 6 सेमी एनुअल, और फिर आपने ऐसे करना है। 4 साल में तो 8 किस्तें बनती हैं ना, 4 साल में कितनी किस्तें बनती हैं? 8। अब आपने इसके ऊपर से बाल बूल हटा के देखना है, कोई मक्खी मुक्खी तो नहीं बैठी हुई, फिर भी 6 ही हैं, तो 4 साल में 8 किस्तें बनती है, लेकिन सवाल क्या कह रहे हैं? 6 किस्तें आर टू बी पेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम ये 2 मिस की हैं इसने, क्योंकि लीज कब शुरू हो रही है? 2 जनवरी 15 को। शुक्र है तुम आ गए, वरना मैं मरने वाला था। 2 जनवरी 16 को उंगली रख के, तो मैं तो जान निकली हुई थी कि 4 साल में 8 किस्तें बनती है ना सेमी एनुअल, लेकिन सवाल क्या कह रहे हैं? 6। सवाल क्या कह रहे हैं? 6। अब क्या करें बोले? सवाल के आगे भी तो कह रहे हैं वो कि किस्तें कब से शुरू होनी है। इसका मतलब है पहली 2 रेंट फ्री पीरियड है। पहला क्या है? रेंट फ्री पीरियड है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। प्रिपेयर जनरल फॉर 31 दिसंबर 15 एंड 16। ज्यादा बेहतर तरीके से अगर समझने के लिए आपने करना है, 0 की किस्त, 0 की किस्त, ये पहली 2 किस्तें होंगी, अगली कितनी? 6। कितने की? 280। हाँ इंटू भी कर सकते हैं, इंटू ही करना चाहिए, मैं जरा वैसे ही टाइम ज़ाया करने के लिए। 280 इज इक्वल टू 1680। और इस तरह भी कर सकते हैं, 0 ज़रब 2 और 6 किस्तें ज़रब 280। अब पीवीसीवी के चक्कर में ना पड़े जी। लीज कब शुरू हो रही है? 1 जनवरी 15। किस्तें किस तरह? सेमी एनुअल। और किस तरह? एडवांस। लेकिन अनलकीली शुरू कब हो रही है? अगले साल से। चलें, अगर हमारे साल होती है तो कब होती है? मेरा सवाल है आपसे, अगर हमारे साल होती है तो कब होती है? एडवांस 1 जनवरी 15 को,
यकम जुलाई 15, कुछ इस तरह आपने सोचना था। अब आगे 6 किस्तें तो पूरी करवाते मुझे। यकम जनवरी 16, दो किस्तें होगी, टोटल 6 हैं, 4 रहेगी। यकम जनवरी टोटल 8 है ना, तो पहली 2 नहीं है ना। यकम जनवरी 17, तसल्ली से डेट और इंस्टॉलमेंट के कॉलम को एब्जॉर्ब कर लें। अब जरा सवाल भी पढ़ लें। स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी 16, तो किस कब से शुरू होनी है देना? यकम जनवरी 16। वैसे किस्तें बनती कितनी थी? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमने देनी कितनी है? 6। पहली 2 किस्तें माफ हैं। अब आ जाके फटा डिस्काउंटिंग का बस हमने इनको डिस्काउंट कैसे करना है। डिस्काउंट मैं उसी पैटर्न के ऊपर कर रहा हूं जिस पैटर्न पे हम एडवांस के सवालों को करते हैं, लेकिन एक और पैटर्न भी यहां यूज हो सकता था जिससे कुछ बच्चे उस तरफ जाएंगे, बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, उसमें भी कोई मसला नहीं। मैं एडवांस के सवालों में जिस तरह डिस्काउंट करते हैं मैं उसी पैटर्न पे कायम रहूंगा। मैं यकम जनवरी 16 पे खड़े होके ना आपके समझने के लिए इस 280 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इस 280 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, क्योंकि यकम जनवरी 16 पे मैंने जरा इनकी पीवी निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है ये वाली जो पीवीज है ना ये एक पीरियड पीछे लाके मुझे छोड़ेंगे। तो एडवांस के सवालों में समझने के लिए पेपर में भी ऐसे ही कर देंगे। 280 ये वाला इधर ही आ जा, तो यकम जनवरी 16 को तो इधर ही आ जा। क्वालिटी ये होती है एनओटी के फॉर्मूले की कि वो फिगर्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ता है। अब आप लोग एक पीरियड पीछे लाके छोड़िए। एडवांस के सवालों में ना हमें असल में आदत पड़ी हुई है कि अगर 6 किस्तें नजर आ रही हैं तो एक को डिस्काउंट नहीं करते हम और बाकी 5 को डिस्काउंट कर लेते हैं। अब ये कितने 280 हैं? 1 2 3 4 5, 280 यकम जनवरी 16 में मैं खड़ा हूं और ये वाला 280 जमा 280 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर हाउ मेनी टाइम्स 280 इज अपीयरिंग? एक तो ये 280 है, 5 रेज टू पावर डिवाइडेड बाय, कोई दर्जी वाला काम नहीं करना, खत्म। सबर। इस फैक्टर का जवाब बता दें। 1428, बस 1428। ये कब की पीवी निकल आई? यकम जनवरी 16 की। अच्छा, अब लॉजिक सुने क्यों यकम जनवरी 16 की ये पीवी है। एडवांस के सवालों में मुझे आदत है पहली वाली फिगर को ऐसे ही लिख लेता हूं और जो आगे वाली फिगर्स हैं उनमें से जो वापस बुलाना होता है, अब 6 को नहीं बुलाना, बाकी कितनी बुलाने वाली रहेगी? 5। और एनओटी का फॉर्मूला क्या इंश्योर करेगा? किसी को याद है? एनओटी का फॉर्मूला ये इंश्योर करेगा कि इन सारी फिगर्स को उठा के एक पीरियड पीछे ला देता है। तो इसका मतलब है ये सारी फिगर्स भी उठ के यकम जनवरी 16 पे आ गई, लेकिन अब ये फिगर बन गई सिंगल। अब दर्जी वाला काम करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहां यकम जनवरी 15 2 दफा डेट नजर आ रही है, उस वजह से कंफ्यूज नहीं होना। अब दर्जी वाला काम करना है। मुझे बता दें यकम जनवरी 16 पे मेरी पीवीज निकल आई हैं। यकम जनवरी 15 और इसके दरमियान कितने 6 महीने हैं? 2। लेकिन दर्जी वाला काम कर लें, एक बस 2 ही गिन लें, ऐसे 2 गिन लें, 2 दफा इसको 3 तो नहीं बोंगीर मारनी। यकम जनवरी 16 और यकम जनवरी 15 के दरमियान कितने 6 महीने हैं? 2। तो थोड़ा सा ये जरा एडवांस के सवाल में दर्जी वाला काम एहतियात से करना है। ये 2 दफा आपको नजर आ रही है, कंफ्यूज ना कर दे बात। तो अब बता दें, 2 6 महीने पीछे ले जाएं, एक इधर रख लें, उंगली इधर रख लें, जो आपको समझ आ रही है, बस 2 दफा 6 महीने पीछे ले जाएं।
अब ये सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये फिगर सिंगल है। 280 280 280 काफी सारे थे, वो 1418 बन गए। 280 काफी सारे थे, वो डिस्काउंट हो गए 1418 बन गए। अब 1418 को मैंने बता दें कहां लेके जाना है, 1 जनवरी 15 को। अब मैं क्या करूं, 1418 पर एक डिस्काउंट फैक्टर लगाऊंगा। वो इधर खड़े होकर लगाना है, इधर खड़े होकर लगा लें। 1418 इंटू 1.0। अगर ये रेट 6 माह है तो फिर आप ये देखें इन दोनों के दरमियान कितने 6 माह हैं, क्योंकि रेट भी 6 माह है ना। इन दोनों के दरमियान कितने 6 माह है, रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू 121428। जवाब 1247। क्लियर। लेकिन इसको आपने पीवी में कैसे प्रेजेंट करना है, मैं इस सवाल को आगे नहीं चला रहा। अब रिलैक्स हो जाए, इसकी एंट्रीज कल करेंगे। एंट्रीज की हुई है इस तरह की, लेकिन मैं इस सवाल को आगे नहीं चला रहा। तसल्ली से मुझे 1-2 मिनट पीवी यहां पे एग्जामिनर को जैसे आपने शो करनी है वो देख लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट मुझे किस दिन की चाहिए, 1 जनवरी 15 की। फिलहाल मैं कहां खड़े होकर सोच लूं, 1 जनवरी, तसल्ली यार मुझे पहले करने दें। 1 जनवरी 16 पे खड़े होके। एडवांस के सवालों में मुझे आदत क्या पड़ी हुई है, पहली पेमेंट को ऐसे लिख लेता होता हूं, इस 280 को ऐसे ही लिख लें, इस 280 को ऐसे ही लिख लें। ये एक 280 हो गया, पीछे कितने 280 बच गए, 5। अब आपने दर्जी वाला काम नहीं करना है, एनओटी के फॉर्मूले नंबर ऑफ टाइम्स गिनना है। ये 280 जो है इंटू 1 - 1 पॉइंट रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.7। अब वो जो एक काम होता था, मैंने कहा था आप थोड़े दिनों बाद आके क्लास के बाद पूछते हैं, ये मैंने दरमियानी ब्रैकेट लगाई है, थोड़े दिनों बाद आके आप क्लास के बाद पूछते हैं ये किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा। याद आ रही है वो बात, मैंने कहा था आप इस एक चीज से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसमें प्रॉब्लम बताएं क्या है, दिस इज गिविंग पीवी ऑन एंड आई हैव नॉट डिस्काउंटेड 280 बिकॉज इट इज ऑलरेडी लाइंग ऑन 1 जनवरी 16। So this factor will give me, red वाला factor सारा, this will give me PV on 1 जनवरी 16. I need it on 1 जनवरी. How many 6 months are there? 2. 6 महीने इनको पीछे लाने into 1 point raised to power -2. इस -2 में कुछ लोग गलती करते हैं, को -3 लिखते हैं, को -1 लिखते हैं, कोई लिखता ही नहीं इसको। अब जवाब बता दें क्या आ गया, 1247। अच्छा, एक काम आप लोग कुछ लोगों ने और किया होगा, अगर पहले ही कर लिया था, यहां तक नोट कर लें। एक सेकेंड, एक काम कुछ और लोगों ने और किया होगा, वो ये किया होगा कि वो लोग ना इन 6 के 6 को ही डिस्काउंट कर दिया होगा, लेकिन वो ना फिर यहां लाके खड़े हुए होंगे, वो फिर यहां लाके खड़े हुए होंगे, क्योंकि एक 6 महीने पीछे लाके छोड़ती है ये चीज। मैंने आपको पहले दिन बता दिया था, डिस्काउंटिंग एक पीरियड लोगों को पीछे लाके छोड़ देती है। जिन्होंने ये किया होगा ना, उन्होंने भी एक्सेलेंट काम किया है, कोई मसला नहीं। वो इन द एंड वो जो फैक्टर लगाए ना, उस पर रेज़ टू पावर माइनस एग्जैक्ट यही जवाब आएगा, या कोई 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाए, खैर है, एग्जैक्ट यही आ रहा है 1247। ठीक है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ पास्ट कंसिस्टेंसी मैंने इस तरह फॉर्मूला सॉल्व किया आपके सामने। तो कल इंशाल्लाह इसका बना लेंगे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। फिलहाल आप सिर्फ एक काम करें, बस पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 35 से 40 मिनट आपने लगाने हैं। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 7 कल था ना, उससे 2 सफ़े आगे होगा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।